नमस्कार। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जादूगर का। गाँव में बचपन में हम लोगों के, अब तो शायद उनका भी रोजगार छिन गया, या अब लोग छोटे-छोटे जादू देखना बंद करके बड़े-बड़े जादू देखने के शौकीन हो गए हैं। तो वो लोग कम दिखते हैं, लेकिन पहले हम लोग के बचपन में वो दिखा करते थे, गाँव में आते थे। एक बड़ा जादूगर होता था, उसके साथ 3-4 और जादूगर हेल्पर होते थे। झोला ले आते थे, कई किस्म के उसमें सामान रखे होते थे। पहले बांसुरी बजाकर, डमरू बजाकर सबको जुटाते थे। पूरा गांव जब देखने आ जाता था, तो बांसुरी और डमरू रख करके उस झोले से निकाल करके कुछ का कुछ करतब दिखाते चले जाते। आदमी को कबूतर बना दिया, कबूतर को सांप बना दिया, मिट्टी से पैसा बना दिया, तालियां बजती थी, मनोरंजन होता था। तो मिट्टी से पैसा बनाने वाला अपना जादू दिखाने के बाद झोली फैलाकर सबसे पैसा वास्तव का मांगता था। कोई गेहूं ले आके देता था, कोई पैसा नगद दे देता था। और फिर वो मिट्टी से पैसा बनाने वाला जादूगर अपना झोला उठाता था, चल देता था, किस्सा खत्म हो जाता था। अरे रुकिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस किस्से को बड़े जादूगर के किस्से से जोड़ दूं तो मुझे भी कोई नोटिस आ जाए। क्योंकि आज इस देश में आप किसी को पप्पू कहें, नोटिस नहीं आएगा। आप किसी को मूर्खों का सरदार कह दें, नोटिस नहीं आएगा। आप किसी को कोई भी गाली दे दें, नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष के हैं। लेकिन आप किसी को अगर पनौती कह देंगे तो नोटिस आ जाएगा। और कहीं आपने गलती से ये वाला किस्सा सुना दिया कि जब कतरे जब आते हैं तो 3-4 के झुंड में आते हैं। एक इधर कुछ ध्यान भटकाता है, दूसरा उधर ध्यान भटकाता है, तीसरा उधर भटकाता है, चौथा आपकी जेब से जेब काट कर चला जाता है। और चलो किस्सा आपने सुना भी दिया तो खबरदार, इस किस्से को किसी राजनीतिक अर्थ से जोड़ मत देना। बिंबों और प्रतीकों की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी आम लोगों को यह मत समझा देना कि देखो सुनो भाई, तुम्हारे भी आसपास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मंदिर खतरे में, धर्म खतरे में, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ो, तुम्हारी आरती नहीं हो रही, तुम्हारे लोग खतरे में हैं, देखो तुम कहां खड़े हो, जागो, उठो, लड़ो, ये लो तलवार, ये लो त्रिशूल। और पीछे से शिक्षा बेच दी, रोजगार बेच दिया, धन संपत्ति बेच दी, 14 लाख करोड़ रुपया अपने दोस्तों को दे दिया। और आप चूंकि दूसरी तरफ ध्यान दे रहे थे, इतना सा भी अगर आप इस देश में किसी को बोलेंगे तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। कौन नोटिस भेज रहा है? देश के नेता राहुल गांधी, उनको चूंकि विपक्ष के नेता हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर नोटिस भेज दिया और आज का समय दिया है कि आप इसको बताएं कि आपने ये बयान क्यों दिया। ये है इस देश की हकीकत। बहुत दिनों से ईडी काम पर लगी हुई थी, सीबीआई काम पर लगी हुई थी, एनआईए काम पर लगी हुई थी, फिर भी कुछ मन माफिक नहीं हो रहा था। और एक संस्थान जिसको लग रहा था कि हमारा रेपो गिर रहा है, वायरल नहीं हो रहे हैं हम, थोड़ा मार्केट डाउन हो गया, अचानक मैदान में वो भी उतरा और सीधे उसने विपक्ष के नेता को नोटिस पकड़ा दी। खबरदार, आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? आज की वीडियो में इसी का विश्लेषण करते हैं और इसी के लिए मैंने जादूगर वाला एक किस्सा सुनाया आपको। एक और वाकया सुनिए। एक बड़े शायर राहत इंदौरी, तो राहत इंदौरी साहब एक समय में एक चीज सुनाते रहे कि एक मुशायरे में एक रात मैंने कह दिया कि सरकार चोर है। मेरे घर पुलिस आ गई मुझे पकड़ने कि साहब वो आपने कल रात में मुशायरे में बोल दिया कि सरकार चोर है। तो मैंने कहा कि फिर? तो कहे हम आपको पकड़ने आए। तो कहे कि मैंने ये तो नहीं कहा कि सरकार इस तरह चोर है। तो कहा नहीं साहब, हम जागरूक हैं, हमको आप क्या आलसी समझते हैं कि हम नहीं जानते? तो उन्होंने कहा चलो अच्छा मान लिया, हमने कहा सरकार चोर है, लेकिन हमने ये थोड़ा ही कहा कि यहाँ भारत की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि कहाँ की सरकार चोर है। तो पुलिस वाला बोला, क्या साहब आप हमें मूर्ख भी समझते हैं क्या? क्या हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है? आज अगर ये किस्सा आप सुना दें तो आप जेल में डाल दिए जाएंगे।
अब आइए इस पूरे बयान का विश्लेषण करते हैं। वाकया यह है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में राजस्थान विधानसभा के चुनाव की कैंपेन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रतीकों बिंबों की भाषा का प्रयोग करके इस देश की आम आवाम को कुछ समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या कोशिश की? उन्होंने कहा कि भाई, अब तो देश के लोग कहते हैं कि जो भारत की क्रिकेट टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी, उसके फाइनल में जाकर हार गई, क्योंकि वहां कोई पनौती आ गया। हाँ, पनौती पनौती, नरेंद्र मोदी पनौती है। प्रकारांतर से यही बात थी। इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भेज दिया। किस पे? कि भाई, आप प्रधानमंत्री को पनौती कैसे बोल सकते हैं? यानी आप किसी नेता को पप्पू बोल सकते हैं, पनौती किसी नेता को नहीं बोला जा सकता। एक तो ये विमर्श, और दूसरा वही जेब कतरे वाली कहानी। देश के बड़े नेता राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दरमियान अपने लोगों को यह समझाते हुए कि जेब कतरे झुंड में आते हैं और आपकी जेब का काट कर लेके चले जाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। और ऐसे ही इस देश का ध्यान भटकाया गया है, आपके बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका दिया गया है, पूरे देश को अपने दोस्तों के हाथों बेच दिया गया है। 14 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दिया गया। इस दे 1015, शायद जो जो नोटिस में है, वो 1015 लोग जो थे, उनके 14 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आप इधर लगे थे मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, क्योंकि आपका ध्यान पहले भटकाया गया था। इस बयान को कैसे कोई नोटिस देने के लिए बोल सकता है? अब बयानों की फेहरिस्त सुनिए। इसी चुनाव के दरमियान एक देश के प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पर बैठे हुए राजनेता जब ये बयान देने लगे कि ऐसे बटन दबाना कि कांग्रेस पार्टी को फांसी दे रहे हो, ये बयान क्या भारतीय राजनीति की नैतिक स्तर को, मर्यादा के स्तर को उठा रहा है या गिरा रहा है? क्या मानना है आपका? ये बयान मतलब भारतीय राजनीति को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा? अच्छा, आपको इस बयान से पर्याप्त नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ उदाहरण और ले लीजिए। जब बटन, थोड़ा इतिहास में पीछे चलते जाइएगा, जैसे मैं बयान बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप इतिहास की यात्रा पर निकलिए, और मुझे केवल 4 पीएम के दर्शकों नीचे कमेंट बॉक्स में जरा ये बताना कि इनमें से कितने बयानों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस देकर के इन लोगों को कार्रवाई की, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की। बयान नंबर 1, कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। बयान नंबर 2, अरे मूर्खों के सरदार, मूर्खों के सरदार, किसको बोला? विपक्षी नेताओं को। और पीछे चलिए, ऐसे बटन दबाना, और जब बटन दबाने जाओ तो बजरंग बली की जय बोलकर बटन दबाना। बजरंग बली की। अच्छा, मान लीजिए देश 140 करोड़ लोगों का है, तो सारे बजरंग बली को मानते हैं क्या? कुछ तो दूसरे धर्म वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। वो क्यों बजरंगबली की जय बोल करके बटन दबाएंगे? और ये कौन बोला? देश के प्रधानमंत्री। क्या कोई मतलब इससे नैतिक स्तर ऊपर गया, नीचे गया? ये थोड़ा-सा मेरी मदद करिएगा आप लोग। मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि इस पूरे वाक़ये से राजनीति का स्तर नीचे गिरा, राजनीति का चुनाव प्रभावित हुआ, ये बयान ठीक है या नहीं, इस पर कोई नोटिस जाना चाहिए या नहीं? थोड़ा आप लोग मार्गदर्शन करिएगा। थोड़ा और पीछे चलिए। ऐसे बटन दबाना दिल्ली में कि बटन दबे वजीराबाद और मुस्तफाबाद में, और करंट शाहीन बाग को लगे। जरा इसको सोच कर बताइए कि ये बयान कैसा है? नोटिस लायक है कि नहीं है? अच्छा, नहीं, आगे बढ़िए। देश के गद्दारों को, और सामने से आवाज है, गोली मारो डैश डैश को।
ये बयान कैसा है? इसको लेकर के क्या नोटिस लायक है या मतलब नहीं चलता है? थोड़ा और आगे बढ़िए। अगर ये जीत गए और हम हार गए, बीजेपी अगर हार गई, तो आपके घरों में घुसकर आपकी बहन बेटियों माताओं से बलात्कार ये करेंगे, और वो हार भी गए। अच्छा, ये वाला बयान कैसा था? अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़िए। जो हमें वोट दे वो सब राम जादे, और जो हमें वोट न दे वो सब हराम डैश डैश डैश। अच्छा, कैसा बयान लायक है कि नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय, या जो भी उस समय रहे हों? ये कैसा बयान है? नोटिस लायक है? नहीं है? थोड़ा और आगे बढ़िए और बयान में जाइए। यहां अगर जीत गए बिहार में, तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। जो हमें वोट नहीं दिए वो देशद्रोही हैं, जो हमारे खिलाफ हैं सब पाकिस्तान चले जाओ। इन बयानों से भारतीय राजनीति का स्तर कैसा हुआ? किसका अपमान हुआ? अगर पनौती और जबकतरा बोलने से अपमान हुआ, नैतिक राजनीति का नैतिक रूप से पतन हुआ, चुनाव प्रभावित हुआ, नुकसान है देश के डेमोक्रेसी का, तो मूर्खों के सरदार पप्पू, सफेद चमड़ी वाली जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रामजादे राम, करंट लगाना, पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो। अच्छा, इन सब से क्या हुआ? देश की नई संसद बनी थी। नई संसद में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था कि इस नई संसद में आपके द्वारा अगले कुछ दिनों में किए जाने वाला व्यवहार यह तय करेगा कि कौन उधर बैठेगा और कौन इधर बैठेगा। और उसके चंद घंटों के बाद बीजेपी के सांसद रमेश बिधोड़ी ने विपक्षी दल बसपा के सांसद दानिश अली को कटुए, मुल्ले और आतंकवादी कहा, सदन में, लाइव चलते हुए सदन में। प्रोसीडिंग से हटा दिया गया, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो है, गांव गांव तो पहुंच गया, लोगों को तो ये मैसेज चला गया। उस सांसद का अपमान है कि नहीं? संसद का अपमान है कि नहीं? संविधान का अपमान है कि नहीं? इस पर नोटिस जानी चाहिए कि नहीं? यह भारतीय राजनीति के ऊपर हमला है कि नहीं? इसका जवाब कौन देगा? और इससे क्या लोकतंत्र या चुनाव प्रभावित नहीं होते? इसका विश्लेषण इस देश के नागरिक समाज को करने का वक्त आ गया है। अगर पनौती विश्लेषण पर, अगर जब कतरा का प्रतीक बोलने पर राजनीति की भाषा को प्रतीकों और बिंबों के बिना कर दिया जाएगा, तो नेता भाषण कैसे देंगे? जनता को समझाया कैसे जाएगा? जैसे एक किस्सा, भारत गुलाम था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। गुलाम भारत में जो कोई अंग्रेजों के खिलाफ जब लिखता था, तो अंग्रेज उनकी किताबें जब्त कर लेते, उनके अखबार पत्र पत्रिकाएं जला देते, प्रेस बंद कर देते थे, जेल में डाल देते थे, गोली मार देते थे। हबीब जालिब ने लिखा है कि हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। देश और दुनिया का इतिहास प्रतिरोध कर रहा है। साहित्य और भाषा की दुनिया प्रतिरोध में अपने पक्ष को रखती और आगे बढ़ाती। गुलाम भारत में आजादी के वक्त एक नाटक लिखा गया जिसका नाम ही था अंधेर नगरी। और जब अंग्रेज सब जब्त कर लेते, मार डालते, प्रकाशित नहीं होने देते, तो जनता को कैसे समझाया जाए? तो नाटक लिखा गया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गोवर्धन दास, बच्चा गोवर्धन दास, राजा, मंत्री, दरबार, बकरी मर गई, बकरी के मरने के बाद जो वह वहां पर सुनवाई दरबार में हो रही है, राजा नशे में धुत है, राजा न्याय करने के लिए बैठा, और जो जो भटकाते जा रहा उसको
उसको कहा कि गुनहगार वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, और अंत में जाकर के एक व्यक्ति को, कोतवाल को कहा कि भाई यही गुनहगार है, इसको सुबह फांसी पर लटका दो। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, वो जो गोवर्धन दास था, उसके गुरु कहे कि भैया तुम गए थे सुबह मांगने, इतना ज्यादा ले आए। कहे हुजूर ये ऐसी नगरी है, अंधेर नगरी, जहां टके सिर भाजी टके सिर खा जाए, औने पौने दाम पर मुफ्त में मिल रहा है 5 किलो रेवड़ी, 5 साल तक मिलेगी, आए चबा के खाओ, सब मुफ्त में जियो। तो गुरु ने, महंत ने समझाया था कि रो सुनो, ऐसी नगरी में धोखा हो जाएगा, जान के सांसें पड़ जाएंगे, निकल चलो यहां से। नहीं गया गोवर्धन दास। तो जब उधर फांसी देने की तैयारी हुई तो फांसी का फंदा बड़ा निकल गया। अब राजा कैसे कहे भाई फांसी तो किसी को देनी पड़ेगी, तो जाओ इस देश में जो सबसे मोटा आदमी है उसको पकड़ के ले आओ और उसको फांसी दे दो, बकरी के मरने पर किसी न किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। और जब वो आदमी पहुंचा तो कहा अरे भाई हमको क्यों पकड़ लेते, कहा इस राजा के खौफ के बाद भी तुम इतने मोटे हो गए और फांसी का फंदे में तुम ही आओगे, इसलिए अब तुमको फांसी होगी। उसने गुरु को पुकारा, गुरु आया, गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ऐसी नगरी में मत रहना जहां पर कोई भी कुछ भी मुफ्त में इतना बांटा जा रहा हो, अंदर से कुछ तो गड़बड़ होगा। चल जाके कान में बोल दिया, लड़ भाई, अभी जल्दी मुझे फांसी पे चढ़ाओ। कोई पूछे क्यों, दोनों लड़ने लगे गुरु चेला। मैं चढ़ूंगा, गुरु बोला मैं चढ़ूंगा। मंत्री पूछा क्यों भाई, तो तब तक राजा आ गया, क्या हो रहा है। उसने कहा कि अरे गुरु चेला लड़े जा रहे हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा। उसने पर राजा ने पूछा भाई क्या बात है, तो कहा ये ऐसी घड़ी है जिसमें जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा, उधर नीचे कहीं नहीं रुकेगा। अचानक मंत्री बोला तब तो हम फांसी चढ़ेगा। फिर कोतवाल बोला नहीं नहीं, मेरी वजह से बकरी मरी, मैं फांसी चढ़ेगा। उधर से बकरी का मालिक बोला बकरी मेरी मरी, मैं फांसी चढ़ेगा। फांसी चढ़ाने वाला अचानक सामने आकर के बोला नहीं भाई फांसी मुझे चढ़ानी है, मैं खुद चढ़ेगा। राजा बोला खामोश, राजा के आछत कोई और स्वर्ग जाएगा, मुझे फांसी लगाओ, हम फांसी चढ़ेगा और सीधे स्वर्ग जाएगा। बच गया गोवर्धन दास, क्योंकि उसके पास एक महंत था, गुरु। इस देश में भाषा को प्रतीकों और बिंबों के जरिए जब भी तानाशाही, जुल्म और ज्यादती की सरकारें आई हैं, उनसे प्रतिरोध करने वालों ने अपनी आवाम को समझाने के लिए प्रतीकों और बिंबों में रचनाएं लिखी, देश को जागरूक किया, और ताकि उनको ये बात समझाई जा सके कि आपको किस चीज में भटका करके आपका क्या नुकसान किया जा रहा है, किस किस को जेल में डालोगे, किस किस को नोटिस दोगे। क्या राजनीति की भाषा को आप इस तरह से हल्का कर देते। तो ये सारा समाज के बोध का और इम्तिहान चल रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा होगा, सारी क्रेडिट खबरों की जा रही ईडी को। जहां चुनाव आ रहा वहां सुर्खियों में कौन ईडी, जहां चुनाव आ रहा वहां सुर्खियों में कौन सीबीआई, जहां चुनाव आ रहा वहां सुर्खियों में कौन एनआईए। तो इलेक्शन कमीशन को लगा गया हम भी खबरों में आएंगे, तो हमने नोटिस दे दी। इलेक्शन कमीशन बाकी बयानों पर नोटिस क्यों नहीं देता, सत्ताधारी दल के लोगों के बयानों पर नोटिस क्यों नहीं दिया। आज तक जितने भी बार नोटिस गई है विपक्षी दलों को ही क्यों गई है। ये सवाल क्या नागरिक बोध के सवाल नहीं है। क्या यह बात आपको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। क्या इस देश के नागरिक होने के नाते आप ये तर्क और अपना विवेक नहीं लगाएंगे। अगर पप्पू बोलना गलत नहीं है तो पनौती बोलना गलत कैसे। अगर मूर्खों का सरदार बोलना गलत नहीं है तो फिर जब कतरा कहना कैसे, जैसे कैसे गलत है। इसका विश्लेषण तो इस देश की आम आवाम और जनता को भी करना होगा। और इसलिए इस देश के लोकतांत्रिक संस्थानों का जो पतन होता जा रहा है, सत्ता के दरबार में बैठ करके अगर सत्ता की गुलामी करेंगे तो लोकतंत्र कितना बचेगा, कहां बचेगा, किसका संरक्षण किसको होगा। लोकतांत्रिक संरचनाएं जो स्वतंत्र रूप से अपना काम किया करती थी, अगर वे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी अगर विनाश की कगार पर चलती चली गई, तो आज चुनाव कोई जीतेगा कोई हारेगा, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। लेकिन अगर लोकतांत्रिक ढांचा तबाह हो गया, आपका नागरिक विवेक शून्य हो गया, आप भाषा और राजनीति के अंतर संबंध को समझने से चूक गए, आप केवल 5 किलो अनाज पर खुश हैं, केवल दूसरे को दुश्मन बना देने पर खुश हैं, हिंदू बनकर मुसलमानों के ठिकाने लगाने पर खुश हैं, अति पिछड़ा बनकर पिछड़ों की लड़ाई पर खुश हैं, दलित बनकर आदिवासियों के मसले पर चुप्पी से खुश हैं, आप सवर्ण बनकर ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के खात्मे पर खुश हैं, गरीब बनकर अमीरों की बर्बादी पर खुश हैं और अमीर बनकर गरीबों की तबाही पर खुश हैं, तो बहुत बहुत बधाई, आप इस नए भारत के लिए तैयार कर दिए गए नागरिक हैं। और अगर आप इन सब में खुश नहीं हैं,
तो आप अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो कम से कम सोचें, विचार करें कि इनका पक्ष पक्षपाती तो नहीं, इनका नोटिस देना, इनका कार्रवाई करना, इनका जेल में डालना, इनका अपना काम करना निष्पक्ष है या सत्ता के पक्ष में है। यह विवेक आपका होना चाहिए और आपके विवेक का, आपके नागरिक बोध का इम्तिहान भी साथ साथ चल रहा है। केवल चुनाव नहीं चल रहा, केवल पार्टियों के जीत हार के इम्तिहान के वक्त नहीं है। इस देश में लोकतंत्र के जीत और हार का वक्त चल रहा है, आपके नागरिक बोध के जीत और हार का वक्त चल रहा है। इसलिए जरा अपना भी इम्तिहान दीजिए कि जब आपके व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें आती हैं, जब आपको टीवी यह दिखाता है कि देखो राहुल गांधी कितना पापी, देखो अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी कितने गलत, देखो लालू मुलायम कितने जातिवादी, देखो तेजस्वी अखिलेश कुछ नहीं करते, देखो ये सारा विपक्ष बर्बाद, और आप धारणा बनाते चले गए देश मतलब मोदी जी, लोकतंत्र मतलब बीजेपी, तो इसका मतलब दोषी न बीजेपी है, दोषी न विपक्षी दल हैं, दोषी आप हैं, क्योंकि आप इन सबको चुपचाप होते हुए देख रहे हैं। और अगर नहीं तो जरा नीचे टिप्पणी करके बताइए। 4 पीएम के दर्शकों, मेरा विश्लेषण आपके साथ यूं ही साझा रहेगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।